हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, आपका जो कोर्स 3 है जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, उसके यूनिट 2 में ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझे। देखिए, आपका ये क्वेश्चन और वीवीआई क्यों हो जाता है। देखिए, आप सीटेट का एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपका 4 से 5 नंबर का आपका मोटिवेशन से ही क्वेश्चन आता है। जो आपका सीडीपी 30 नंबर का पूछता है, उसमें आपका 4 से 5 नंबर आपका मोटिवेशन से रहेगा। देखिए, दूसरा चीज़ क्या है कि मोटिवेशन का नॉलेज आपको क्यों होना चाहिए कि देखिए, आप मान लीजिए आप शिक्षक बनिएगा, तो शिक्षक बनिएगा तो मान लीजिए कि आप में मोटिवेशन वाला नहीं चीज़ जानेगा, मोटिवेशन के बारे में नहीं जानेगा, तो आप बच्चों को भी प्रेरित मतलब मोटिवेट नहीं कर पाइएगा, समझे। तो इसीलिए आप में मोटिवेट आप नहीं कर पाइएगा, तो बच्चा को बहुत अच्छा से आप सिखा नहीं पाइएगा। तो वही चीज़ है कि आप में मोटिवेशन का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए आप वीडियो की पूरा देखिएगा। देखिए, वीडियो में हम ऐसा मतलब इसका आंसर तैयार किए जिससे आपका 2-3 क्वेश्चन बन जाए, समझे। जैसे इसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं पूछेगा। देखिए, कौन कौन टाइप का आपका क्वेश्चन पूछ देता है, पहले क्वेश्चन का हम पैटर्न बता देते हैं, तब उसके बाद हम फिर आगे आते हैं। देखिए, लिखा हुआ है इसमें कि देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें तो आपसे पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, समझे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभिप्रेरणा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका क्या महत्व, मतलब अभिप्रेरणा का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विभिन्न विधि कौन कौन है, मतलब अभिप्रेरणा को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, समझे। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, और आपका अधिगम का सिद्धांत है, तो उसका वीडियो हम अगला, देखिए वीडियो में डाल देते तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता, समझे। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि अगला वीडियो में अभिप्रेरणा का सिद्धांत को डाल देंगे, समझे। तो आइए हम और इसका हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ये पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कोर्स 3 यूनिट 2, यानी कोर्स 3 का एक मतलब है, और यूनिट 2 का है लर्निंग एंड टीचिंग, पेपर का आपका नाम हो गया। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका महत्व एवं इसके बढ़ाने के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड द टेक्निक ऑफ द इनहांसिंग लर्निंग मोटिवेशन। देखिए, अब सिंपल, अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, लेकिन अब सिंपल आपसे कोई पूछे कि मोटिवेशन क्या होता है। देखिए, सिंपल हम भाषा में समझाएंगे, एकदम समझ जाइएगा, इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सिंपल भाषा कहने का मतलब हुआ है कि मान लीजिए आपको अपने घर से मुजफ्फरपुर जाना है, तो देखिए, घर से मुजफ्फरपुर मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, आप जा रहे हैं घर से मुजफ्फरपुर। मान लीजिए कोई आपको मोटरसाइकिल दे दिया, तो क्या कीजिएगा, आप वहाँ मुजफ्फरपुर आप जल्दी पहुंच जाइएगा। तो यही आपका क्या होगा, जो मोटरसाइकिल आपका है ना, वही आपका मोटिवेशन का काम किया, मतलब वो क्या किया, काम किया, आपका मोटिवेशन का काम किया। तो वही आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो साधारण मेथड से पढ़ रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कोई आकर आपके कोई मोटिवेट आपको ऐसा कर दिया, या आपको प्रशंसा के लिए, आप पुरस्कार के लिए कोई ऐसा चीज़ आपको दे दिया जिससे आप क्या किए कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, और देखिए, और अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लिए, समझे। तो वही क्या होता है, मोटिवेशन होता है, समझे। मान लीजिए आप साइकिल से जाते तो आपको बहुत समय लगता, समझे, और आप मोटरसाइकिल से या कार से आपको मिल गया, तो मोटिवेशन का काम करता है, वो आपको क्या करेगा, जल्दी पहुंचाने का काम करेगा, समझे। तो वही कहा जाता है कि मोटिवेशन कहा जाता है कि आप में एक तरह का यह आंतरिक बल है, एक ऊर्जा है जो आदमी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में क्या करता है कि मदद करता है, बहुत जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर देता है। यानी समझ गए कि अभिप्रेरणा क्या होता है कि यह लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करता है, समझे। देखिए, जैसे आप एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा भ्रष्टाचार क्या होता है, यानी करप्शन क्या होता है। तो देखिए, सिंपल में आप बताइएगा कि मान लीजिए कोई योजना दिल्ली से 100% बन के आया, मान लीजिए कोई योजना क्या हुआ, दिल्ली से 100% बन के आया, और आपके गांव में पहुंचते पहुंचते वो कितना बचा, 15% बता। जो 85% गायब हो गया, वही मतलब वही आपका भ्रष्टाचार या करप्शन हुआ। तो वैसे ही क्या है कि मान लीजिए आप घर से मुजफ्फरपुर या दिल्ली कहूँ जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, तो साइकिल से जाइएगा तो बहुत समय लगेगा, समझे। तो आपको कोई मोटरसाइकिल या कार दे दिया, समझे, जो एक मोटिवेशन है कार्य करेगा, उससे आप क्या हो जाएगा कि अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंच जाइएगा। तो यही आपका क्या हो गया, मोटिवेशन हो गया। तो यही मोटिवेशन होता है, यही इंट्रोडक्शन। तो मोटिवेशन पहले समझ जाइए। देखिए, कोई चीज़ पहले, सबसे जरूरी क्या चीज़ है, कोई चीज़ पहले समझना है, रटने, और देखिए सबसे जरूरी चीज़ है कि रटना, ये सब चीज़ कब नहीं करना है, समझ जाइएगा ना, तो दुनिया का बोले ना कि दुनिया का कोई भी चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा। सीटेट है ना, एकदम सिंपल हो जाएगा, आप 5 नंबर तो ऐसे ही बन जाएगा। आप ये वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, तो समझे। तो आइए हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय की शिक्षा प्रणाली शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक केंद्रित का मतलब कि जो टीचर सेंटर थे, आते थे, जो गुरुकुल में होता था, टीचर आए, बच्चा की क्या आवश्यकता है, क्या रुचि है, उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। टीचर आते थे, पढ़ा के चल जाते थे। जो गुरुकुल में प्राचीन समय चल जो शिक्षा प्रणाली चलता, लेकिन
वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्व बहुत अधिक है। देखिए अभी का जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसमें अभिप्रेरणा का बहुत अधिक महत्व है, समझे। इसमें बच्चा को देखिए बहुत ज़्यादा गाइड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तब बच्चा सक्सेस होता है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में मतलब अभिप्रेरणा के बिना मतलब आप अच्छा से नहीं सीख पाइएगा, समझे। तो आपके वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में आपका अभिप्रेरणा का बहुत अधिक महत्व है। फिर लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपकों का मतलब होता है लक्ष्य, मतलब उद्दीपकों का परिणाम होता है, यानी लक्ष्य का परिणाम होता है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित रहता है। देखिए नियंत्रित करने का मतलब होगा कि आप मतलब अभिप्रेरित रहिएगा ना, तो एक निश्चित व्यवहार कीजिएगा, मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं पढ़िएगा, मतलब आपको पढ़ाइए है तो उतने पढ़िएगा जितना आपके लिए जरूरी चीज़ है, जिससे आप क्या करें लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर ले, और नियंत्रित रहिएगा, समझे। मान लीजिए नियंत्रित करने का मतलब होगा कि मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और आप कलकत्ता का रूट पकड़ लीजिएगा, तो आप तो दिल्ली कहीं नहीं पहुँचिएगा, समझे। तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते अपना दिल्ली वाला, तो वही प्राप्त भी होगा तो बहुत घूम के जाना होगा आपको, समझे, बहुत समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो वही कहने का मतलब हुआ है कि प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति, आंतरिक मतलब इंटरनल एक कहते हैं पावर है, जो उनके उद्दीपकों मतलब होता है लक्ष्यों का परिणाम होता है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित रहता है। अभिप्रेरणा हमेशा सीखने के लिए छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न कर उसे निरंतर क्रियाशील रखती है। इसीलिए बीएफ स्किनर ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब हुआ है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अभिप्रेरणा हमेशा सीखने के लिए छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है, मतलब कहता है बच्चा में जिज्ञासा उत्पन्न करता है हमेशा सीखने के लिए, समझे, और उसे निरंतर मतलब एकदम कंटिन्यूअस मतलब लगातार क्रियाशील लगता है। इसीलिए बीएफ स्किनर ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है, मतलब सबसे अच्छा मतलब राजमार्ग बताया है। देखिए फिर आगे लिखा हुआ है नोट में, देखिए कुछ चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान से आप पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि अधिगम के लिए सर्वाधिक जरूरत अभिप्रेरणा को होती है, मतलब अधिगम के लिए सर्वाधिक जरूरत किसका होता है, अभिप्रेरणा को होती है। बिना अभिप्रेरणा के कोई भी व्यक्ति जल्दी अधिगम नहीं कर सकता है। मतलब सिंपल आप समझिए कि सीखने के लिए मतलब अभी देखिए अभी चलने के लिए कोई साइकिल से जाएगा मतलब दिल्ली कलकत्ता, समझे। तो वही कह रहा है कि अधिगम के लिए मतलब क्या चीज़ की सर्वाधिक जरूरत किसका होता है, अभिप्रेरणा का होता है। बिना अभिप्रेरणा के कोई व्यक्ति जल्दी अधिगम नहीं पड़ेगा। मान लीजिए पैदल जाइएगा तो समय लगेगा करेगा, साइकिल से जाइएगा तो समय लगेगा, समझ रहे हैं ना। एकदम लोकल लैंग्वेज में समझिए कि मोटिवेशन क्या होता है कि कोई मान लीजिए सिंपल चले कि आपको जल्दी पहुंचने के लिए कोई ऐसा चीज़ आपके अंदर आ गया जो आपको जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर देता हो, वही क्या आपका हो गया, मोटिवेशन हो गया, समझे। आइए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा समानता किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है तथा लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत समाप्त हो जाए। देखिए अभिप्रेरणा क्या है कि देखिए जिस दिन आपको कोई चीज़ की आवश्यकता हो जाएगी ना, उसी दिन आपसे क्या हो जाएगा मतलब उसी दिन आपके अंदर अभिप्रेरणा स्टार्ट होगा। मान लीजिए आप वही दिन सोच लीजिएगा, पहले का दिन सोच लीजिएगा कि हमको क्या बनना है, कि आईएएस बनना है, तो आईएएस बनना है तो उसी दिन आपके अंदर अभिप्रेरणा स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक आप आईएएस नहीं बनिएगा तब तक आपके अंदर से वो समाप्त नहीं होगा। तो वही कर रहा है कि अभिप्रेरणा सामान्यतः किसी आवश्यकता से आरंभ होती है तथा लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत समाप्त हो जाती है। मतलब जैसे कोई आप लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा उसी दिन से स्टार्ट होगा, और जब तक आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर जाते हैं तब तक वो बना रहता है, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वो खत्म हो जाता है, समझे। तो वही कह रहा है कि अभिप्रेरणा समानता किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है तथा लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत समाप्त हो जाती है। फिर लिखा हुआ है किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति होती है वही अभिप्रेरणा कहलाती है। देखिए कोई व्यक्ति में जो कार्य करने की जो विल पावर होता है, जो इच्छा शक्ति होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा तथा अधिगम दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखिए पूरक करने का मतलब क्या होता है, देखिए एक सिंपल हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए मान लीजिए कि प्रकाश और आँख जो क्या होता है, एक दूसरे के पूरक होता है। प्रकाश और आँख क्या होता है, एक दूसरे के पूरक होता है। जैसे सिंपल समझिए, मान लीजिए आपके पास आँख है और प्रकाश आपके सामने नहीं है, अंधेरा में छोड़ दिया है, तो आपका आँख का कोई काम ही नहीं है, समझे। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, समझे। और मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, उसको प्रकाश में रख दिए, समझे, तो उसके पास तो आँख है नहीं, तो क्या है कि वो भी कोई वस्तु को नहीं देख पाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक के बिना दूसरा अधूरा, एक रहेगा तो कोई काम का नहीं है, दोनों रहेगा तब काम का होगा, समझे। तो वही कह रहा है कि अभिप्रेरणा तथा अधिगम दोनों एक दूसरे के पूरक है। मान लीजिए आप अधिगम कर रहे हैं, आपके अंदर अभिप्रेरणा है लाइन है, अभिप्रेरित है लाइन है, तब भी कोई चीज़ जल्दी नहीं सीख पाइएगा। मान लीजिए आप में अभिप्रेरणा है या कोई सीखने की इच्छा ही नहीं है, तो आप कोई चीज़ नहीं मतलब आप अति कर पाइएगा, अभी अभिप्रेरणा का कोई काम ही नहीं रहेगा। तो वही कह रहा है कि अभिप्रेरणा तथा अधिगम एक दूसरे क्या है, पूरक होते हैं।
फिर लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने के लिए अभिप्रेरित करती है तथा उसे तब तक क्रियाशील बनाकर रखती है जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले। देखिए यहाँ कहने का मतलब हुआ कि अभिप्रेरणा जो होती है ना, व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य तक, जो आपका मेन आईएएस बनने का टारगेट है, वो टारगेट पर पहुँचाने के लिए अभिप्रेरित करती है। तो वही कह रहा है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने के लिए अभिप्रेरित करती है तथा उसे तब तक क्रियाशील बनाए रखती है, मतलब तब तक वो आपको क्रियाशील बना कर रहेगा जब तक कि आप व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले। मतलब जब तक आप आईएएस नहीं बन जाइएगा तब तक ये आपके अंदर क्रियाशील करता रहेगा, मतलब कहता है नहीं पढ़ते रहो, समझा। अर्थात अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब एक एनर्जी देता है आपके शरीर में, समझे। मतलब एक प्रकार का एनर्जी, आपका इंटरनल एनर्जी देता है कि नहीं तुमको करना ही करना है, ये चीज़ करना ही करना है, समझे। जब तक आप नहीं कर लीजिएगा आपके अंदर से एक आवाज़ आते रहेगा, समझे, कि नहीं आपको ये करना ही करना है, समझे। आइए अब देखते हैं प्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा हुआ है कि अब प्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई, जिसका अर्थ टू मूव यानी गति करना या आगे बढ़ना होता है। देखिए सिंपल समझिए, कह रहा है कि जो अभिप्रेरणा है ना, अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, पूछे किस भाषा के, तो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है, मोटम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू मूव यानी गति करना। गति का मतलब आगे बढ़ना, समझे, कि कितना जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर ले, समझे। फिर लिखा है अर्थात अभिप्रेरणा का समान अर्थ, अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक या आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अक्सर करता है, मतलब लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। और निश्चित व्यवहार, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है तो वो आपको एक दिल्ली वाला रूट कहेगा चलने के लिए अभिप्रेरणा, आपको नहीं कहेगा कि मान लीजिए आपको मुंबई वाला रूट पकड़ना है। जैसे मान लीजिए आप ही लोग पढ़ते होंगे तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जब आप वो चीज़ जान जाइएगा, अभिप्रेरित हो जाइएगा, नहीं हमको यही बैंक की तैयारी करना है, तो आप बैंक का सिलेबस पढ़िएगा, समझे। तो वही कर रहा है अर्थात अभिप्रेरणा का समान अर्थ, अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक कहने का मतलब होता है जो आपको मतलब आप पुरस्कार के लिए पढ़िए या कोई प्रशंसा आपको कर दिया, कोई ऐसा चीज़ आपको अंदर कोई मोटिवेट कर दिया कि ना हमको ये चीज़ पाना है, उसके लिए आप कोई जॉब कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि प्रेरणा एक ऐसा प्रेरक या आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। फिर लिखा हुआ है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर अभिप्रेरणा के निम्नलिखित परिभाषा दी है। मतलब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर अभिप्रेरणा के निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला परिभाषा है गुड के अनुसार, लिखा हुआ है अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया। देखिए अभिप्रेरणा क्या है, कोई आप कार्य करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो उसको क्या करेगा, प्रारंभ कर देगा, फिर उसको जारी रखेगा और तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया। जब तक आप प्राप्त नहीं कीजिएगा तब तक उसको नियंत्रित रखता है। तो ये आपका गुड का डिफिनीशन हो गया। दूसरा डिफिनीशन है क्रेच एवं क्रेच फील्ड के अनुसार, लिखा हुआ है अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। मतलब क्यों का कहने का मतलब हुआ कि हम क्यों नहीं काम कर सकते हैं। देखिए आप नहीं होता है, अंदर से एक निकलता है आवाज़ कि हम क्यों नहीं काम कर सकते, हम क्यों नहीं आईएएस बन सकते हैं। तो वही अभिप्रेरणा क्या होता है कि हमारे क्यों का उत्तर देती है, समझे। तो क्रेच एंड क्रेच फील्ड के अनुसार डिफिनीशन है कि अभिप्रेरणा क्या आती है, हमारे क्यों का उत्तर देती है कि हम क्यों नहीं वर्क काम कर सकते हैं, हम उससे कम है का, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, यही चीज़ है। अगले का तीसरा डिफिनीशन है बीएफ स्किनर के अनुसार, लिखा हुआ है अभिप्रेरणा अध्ययन का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। कहने का मतलब है कि अभिप्रेरणा जो है ना, अध्ययन का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। फिर आपका चौथा डिफिनीशन है कि मैकडोनाल्ड के अनुसार क्या है डिफिनीशन। मैकडोनाल्ड के अनुसार डिफिनीशन है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। देखिए कहने का मतलब यहाँ हुआ कि जो मैकडोनाल्ड जो वैज्ञानिक का नाम है मैकडोनाल्ड, वो कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा जो है ना व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन। जैसे आप मान लीजिए आप अभिप्रेरित हो जाइएगा, मोटिवेट हो जाइएगा, तो आपके अंदर एक ऊर्जा अंदर से आएगा, आपको कहेगा नहीं कार्य करना है, एकदम रातों में 12 बजे रात में उठ कहेगा पढ़ने के लिए, मतलब एक अंदर से एक अथी आता है। तो वही कह रहे हैं मैकडोनाल्ड जो आपका मनोवैज्ञानिक है, वही कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। अगले का डिफिनीशन आपका चौथा जॉनसन के अनुसार कि अभिप्रेरणा समान क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित तथा निर्देशित करता है। मतलब उसके व्यवहार को क्या करता है, इंगित तथा निर्देशित करता है। देखिए 5 डिफिनीशन है, इसमें आपको जो हल्का लगे एग्जाम में आप 2 से 3 लिख सकते हैं, समझे। जो हल्का लगे एग्जाम में आप 2 से 3 लिख सकते हैं। गुड के अनुसार बोलिए दिए, क्रेचम फील्ड के अनुसार होइए गया, बीएफ का सबका, आप किसी में आपको जो हल्का लगे उसको लिख सकते हैं। आप देखते हैं अभिप्रेरणा की क्या क्या विशेषता है। देखिए लिखा है अभिप्रेरणा के निम्नलिखित विशेषता है। पहला है अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक मतलब अति है, या हृदय या पथ प्रदर्शक या
सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अभिप्रेरणा क्या है, अधिगम मतलब सीखने का क्या है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग बोलिए, या मुख्य चालक बोलिए, या हृदय बोलिए, या पथ प्रदर्शक बोलिए, समझे, बात बराबर है। दूसरा है कि अभिप्रेरणा मतलब देखिए वही चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब सीखने के लिए आप में अंदर क्या होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, तब आप कोई चीज़ को जल्दी सीख लीजिएगा। दूसरा है अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन या उत्तेजित क्रिया की जाती है। करा कि अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन या उत्तेजित क्रिया 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 किया जाता है, यहाँ होगा किया जाती है। देखिए कहने का मतलब अभिप्रेरणा क्या करता है, व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन करता है तथा उत्तेजित क्रिया की जाती है। मतलब उत्तेजित मतलब बहुत जल्दी आप कोई चीज़ की क्रिया करने के लिए आप तत्पर रहिएगा, समझे। तीसरा आपका है कि अभिप्रेरणा में भावात्मक पक्ष में अत्यधिक उग्र हो जाता है। भावात्मक पक्ष में बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाएगा, नहीं हमको करना ही करना है, मतलब भावात्मक पक्ष आपका क्या होगा, वो अत्यधिक उग्र हो जाएगा, एकदम कहेगा नहीं हम करवे करेंगे, एकदम आप ये चीज़ हो जाता है, समझे। फीलिंग आपका क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा उग्र होगा। चौथा आपका है अभिप्रेरणा में व्यक्ति में जो भी अभिप्रेरित व्यवहार में चयनात्मक क्रिया करता है। देखिए आप अभिप्रेरित हो जाएगा ना, तो आपका जो चयन मतलब जो सिलेक्टिव जो आपका क्रिया होगा वही कीजिएगा। आप मान लिया अभिप्रेरित हो जाएगा तो जो आपका मतलब जो एक्स्ट्रा आपका काम होगा क्रिकेट खेलना, ये सब चीज़ आप क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और चयनात्मक जिससे आपको फायदा हो, जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लीजिएगा, वही क्रियाएँ करता है। तो वही करा है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के जो भी अभिप्रेरित व्यवहार में चयनात्मक क्रिया करता है। फिर आपका है अगले का कि अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है, मतलब कंटिन्यूअस होते हैं। वो हमेशा पढ़ेगा, नहीं 2 दिन पढ़ेगा 4 दिन छोड़े वाला काम नहीं करेगा। जो मोटिवेट हो जाएगा वो हमेशा पढ़ेगा। तो वही करा है कि अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है। फिर आपका अगला है छठा है अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। मतलब लक्ष्य से निर्देशित करना मतलब लक्ष्य की ओर अग्रसर बनाता है, समझे। तो वही करा है कि अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। फिर आपका 7वां है कि अभिप्रेरित क्रिया किसी आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। देखिए जो अभिप्रेरणा जो है ना, किसी आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। फिर आपका अगले का है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अभिप्रेरणा एक साधन है। मतलब कोई भी कार्य करने को पूरा करने में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर आपका अगले का है 9 नंबर कि अभिप्रेरणा किसी क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया। फिर आपका 10वां है कि अभिप्रेरणा क्रिया उद्देश्य की प्राप्ति तक जारी रहती है। जब तक आपका क्रिया का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा, मान लीजिए जब तक आप IAS नहीं बनिएगा, तब तक यह क्या रहता है, जारी रहता है। अब देखते हैं अभिप्रेरणा का स्रोत या संगठन। देखिए स्रोत करने के बाद कौन कौन चीज़ से अभिप्रेरणा उत्पन्न होता है। लिखा है सोर्स या कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। लिखा हुआ है अभिप्रेरणा का स्रोत या संगठन 4 है, आवश्यकता, अंतर्नोद या चालक, उद्दीपक या प्रोत्साहन, इसी को लक्ष्य बोलते हैं। तीसरा को उद्दीपक के लक्ष्य बोलते हैं। और चौथा है आपका अभिप्रेरक मतलब मोटिव। देखिए आवश्यकता क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति का पहला कदम बताया है। देखिए सिंपल आप समझिए कि आपको कोई चीज़ का आवश्यकता होगा तब ना कोई कार्य करने के लिए आप मोटिवेट होइएगा। नहीं कार्य आपके अंदर आ गया तब हम मोटिवेट होते हैं, नहीं हम कार्य क्यों करना है। तो वही कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति का पहला कदम बताया है। व्यक्ति में मुख्य रूप से 2 तरह की आवश्यकता होती है, जैविक आवश्यकता तथा सामाजिक आवश्यकता। भूख, प्यास, काम यानी सेक्स जो होता है सेक्स करने की जो फीलिंग होता है। तो वही कह रहा है भूख, प्यास, काम, मल मूत्र, त्याग, नींद आदि व्यक्ति की जैविक आवश्यकता है। जबकि उपलब्धि प्राप्त करना, दूसरों पर आधिपत्य जमाना मतलब अपना अति करने के लिए आधिपत्य जमाना, धन कमाना, दूसरे से संबंध स्थापित करना आदि की आवश्यकता सामाजिक आवश्यकता है, समझे। तो मतलब जो मानव में जो आवश्यकता होता है 2 तरह का आवश्यकता होता है। क्या होता है, एक होता है सामाजिक आवश्यकता और दूसरा होता है जैविक आवश्यकता, जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर जो बायोलॉजिकल चीज़ से जुड़ा हुआ है, जैसे भूख हुआ, प्यास हुआ, काम हुआ, ये सब चीज़ हुआ। तो आप समझ गए आवश्यकता क्या है। जैसे सिंपल आप समझिए, आपको भूख लगेगा सबसे पहले, तो आप क्या कीजिएगा कि भोजन की तलाश में जाइएगा। तो यही आपका क्या हो गया कि सबसे पहले जो मोटिवेशन का जो पहला अथी होता है ना, वो क्या होता है कि आवश्यकता होता है। फिर आपका दूसरा है अंतर्नोद या चालक। जब व्यक्ति में किसी तरह की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उससे स्वतः उनमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा वह पहले से अधिक सक्रिय एवं तनावग्रस्त मालूम होता है। जैसे सिंपल समझिए, मान लीजिए आपको भूख लगेगा, मान लीजिए आपको भूख लग गया, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा आप क्या कीजिएगा कि आप टेंशन में आ जाएगा। और सोता हो क्या हो जाता है कि आपके अंदर चालक मतलब होता है कि अब वह भोजन की तलाश में आप घूमने लगे। मान लीजिए शेर है, अब शेर को भूख लगेगा तो क्या करेगा, जैसे भूख लगेगा तो ऑटोमेटिक क्या उसके अंदर एक चालक का गुण होगा, खोजने लगेगा आप शिकार को, समझे। तो वही कह रहा है जब व्यक्ति में किसी तरह की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उससे स्वतः उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब खोजने लगेगा, कब क्रिया करने लगेगा, समझे। तथा वह पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है। अब खोजने के लिए पहले से क्या हो जाता है, अधिक सक्रिय हो जाता है तथा तनावग्रस्त हो जाता है। अब उसमें टेंशन आने लगता है केवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझे। तनावग्रस्त मालूम पड़ता है, इसे ही अंतर्नोद या चालक कहते हैं। अर्थात
प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा होता है। जैसे जैसे भोजन के साथ भूख, जैसे भोजन लगेगा तब भोजन हो गया आपका, और मतलब क्या बोलते हैं, आपका आवश्यकता हो गया, और भूख क्या हो गया आपका, एक चालक हो गया। पानी के साथ प्यास, पानी आपको मान लीजिए चाहिए तो आपको प्यास लगेगा, समझे, ये चीज़ है। आइए अब देखते हैं, लिखा हुआ है, एक चीज़ लिखा हुआ है कि चालक का कार्य लक्ष्य की ओर दौड़ना, यानी चालक आवश्यकता को उत्पक या प्रोत्साहन की ओर उत्पक या प्रोत्साहन या लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो कह रहा है कि चालक का कार्य क्या है, लक्ष्य की ओर दौड़ना। लक्ष्य की ओर छूट गया है यहाँ पर, यहाँ लक्ष्य की ओर दौड़ना, यानी चालक आवश्यकताओं को उत्पक या प्रोत्साहन की ओर ले जाता है, समझे। फिर लिखा है प्रोत्साहन या लक्ष्य या उद्दीपक क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है, इंसेंटिव होता है इंग्लिश में, कि प्रोत्साहन या लक्ष्य वातावरण की वो वस्तु होती है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है तथा जिसकी प्राप्ति से उसकी आवश्यकता तथा अंतर्नोद में कमी आती है। देखिए मान लीजिए आप भोजन, मान लीजिए आपको क्या लगा, भूख लगा तो आप भोजन की तलाश में जाइएगा, और जैसे आपको भोजन मिल जाएगा तो आप में क्या होगा कि आपका भूख भी मिट जाएगा और आप सक्रिय, मतलब आप तनावग्रस्त ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहा है जैसे एक भूखे व्यक्ति के लिए भोजन लक्ष्य या प्रोत्साहन होता है, जो जब व्यक्ति को भोजन की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति भूख की आवश्यकता क्या होता है कि समाप्त हो जाती है। भूख की आवश्यकता क्या हो जाएगा, भूख उसकी क्या है, एक आवश्यकता है। जैसे उसको भोजन मिल गया, भूख मिला तो चलने लगा, जैसे वो भूख लगेगा ना तो क्या करेगा कि वो चलने लगेगा, मतलब भोजन की तलाश में। तो भूख की आवश्यकता समाप्त हो जाती है एवं क्रियाशीलता एवं तनाव की स्थिति के रूप में चालक भी कम हो जाता है। जो उसका क्रियाशीलता है, खोजने की जो क्रियाशीलता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए तो सिंपल आप समझे कि देखिए आवश्यकता आपका क्या हो गया, आपका भोजन हो गया, मतलब भोजन की, मतलब भूख लगेगा तो आप भोजन की तलाश में जाइएगा। भोजन की तलाश, जैसे आपको भूख लगेगा तो आप जैसे चलने लगिएगा तो आपका चालक हो गया, कि जुड़ा रहता है मतलब। और जैसे ही मतलब आप भोजन कर लीजिएगा तो आपको दोनों चीज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझे। आइए अब देखते हैं आपका चौथा है अभिप्रेरक। मोटिव क्या होता है, लिखा हुआ है आवश्यकता, चालक एवं प्रोत्साहन को शामिल कर देते हैं, मतलब तीनों को मिला देते हैं तो उसे अभिप्रेरक कहते हैं। मतलब आवश्यकता, चालक एवं प्रोत्साहन को हम शामिल करके मतलब एक बना देते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठित कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरक 3 कार्य करते हैं, क्रिया को आरंभ करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, क्रियाओं को गति देते हैं, तीसरा है उद्देश्य प्राप्ति तथा क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखते हैं। मतलब क्रियाओं का प्रारंभ रखना मतलब जारी रखते हैं, और क्रियाओं को गति देते हैं, मतलब एक मोटिव, मतलब एक गति देते हैं। और तीसरा है कि उद्देश्य प्राप्ति तक क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखते हैं। जब तक उद्देश्य का प्राप्ति नहीं होगा तब तक कंटिन्यूटी बनाए रखती है। अब देखते हैं अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। देखिए लिखा हुआ है अभिप्रेरणा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होता है सकारात्मक अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा। पॉजिटिव मतलब जो आपके अंदर से जो मोटिवेट जो व्यक्ति होता है उसे सकारात्मक अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। लिखा हुआ है सकारात्मक अभिप्रेरणा वैसी अभिप्रेरणा होती है जो बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होती है। मान लीजिए कोई आपको कहानी कह दिया तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए, समझे, तो ये आपका क्या हुआ, स्वतः मतलब सकारात्मक मोटिवेशन हो गया। मान लीजिए कोई आपका बड़ाई कर दिया तो आप क्या हो गए, मतलब आप अंदर से मोटिवेट हो गए और क्या हुए कि आप अब पढ़ने लगे, समझे, ये आपका क्या होगा, सकारात्मक मोटिवेशन हुआ। तो वही कह रहा है कि सकारात्मक अभिप्रेरणा वैसी अभिप्रेरणा होती है जो बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होती है। जो ऐसे अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। यह अभिप्रेरणा शिक्षक के द्वारा वाद विवाद, विभिन्न प्रकार के आयोजन, वाद विवाद कराएगा तो बच्चा में थोड़ा अथी होगा, विभिन्न प्रकार के आयोजन परिस्थिति के द्वारा किया जाता है। यह सकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उत्पन्न, जो सकारात्मक अभिप्रेरणा होता है ना, सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है कि प्रशंसा कर दिया, मतलब ये सब चीज़ है, उसका शाबाशी बोल दिया, ये सब क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन है, तो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। सकारात्मक अभिप्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा सर्वोच्च अभिप्रेरणा होता है। फिर आपका दूसरा है नकारात्मक अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा, निगेटिव मोटिवेशन। लिखा हुआ है नकारात्मक अभिप्रेरणा वैसी अभिप्रेरणा होती है जो बालक में दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ऐसे अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पीट मार के आपको मोटिवेट किया जा रहा है तो आपका क्या हो गया, ये नकारात्मक अभिप्रेरणा हो गया। फिर लिखा है नकारात्मक अभिप्रेरणा नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे दंड, पुरस्कार, प्रशंसा यहाँ पर नहीं होगा, समझे। देखिए अब फिर नोट में क्या लिखा हुआ है कि जब कोई बालक सकारात्मक अभिप्रेरणा के द्वारा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है तो उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा दिया जाता है। मान लीजिए आप अंदर से मोटिवेट नहीं हो रहा है तो आपको मार पीट के क्या किया जा रहा है कि आपको लक्ष्य तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे सिंपल मान लीजिए जो लड़का नहीं पढ़ता है उसको मार पीट कर तो एग्जाम दिलवा ही नहीं जाता है, तो वैसे ही है कि जब कोई बालक सकारात्मक अभिप्रेरणा के द्वारा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचता है तो उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा
दिया जाता है। अब देखिए लिखा हुआ, देखिए ये तो आपको 2 भागों में मेन हो गया। देखिए कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक है जो आपको अभिप्रेरणा को बांटे हुए अपने अथी में लिखा हुआ है। अभिप्रेरक या अभिप्रेरणा बात बराबर है। अभिप्रेरक या अभिप्रेरणा को अब्राहम मैस्लो ने 2 तरह से विभाजित किया है। पहला है जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात मतलब जो जन्म से रहता है, जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गया। और फिर अर्जित क्या हो गया कि आप प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं, पुरस्कार लेते हैं, सम्मान लेते हैं, आपका क्या हुआ, अर्जित अभिप्रेरक हो गया। फिर दूसरा है इसमें थॉमस ने भी अभिप्रेरक को 2 भागों में बांटा है, एक प्राकृतिक अभिप्रेरक और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरक। प्राकृतिक में आपका हो गया भूख, प्यास, सुरक्षा आदि, और कृत्रिम अभिप्रेरक में हो गया दंड, पुरस्कार, सम्मान इत्यादि। फिर आपका दिया है गैरिट ने भी प्रेरक को 3 प्रकार बताया। पहला आपका है जैविक अभिप्रेरणा, दूसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा और तीसरा है सामाजिक अभिप्रेरणा। तो जैविक अभिप्रेरणा में आपका भय, क्रोध, प्रेम हो गया, जो आपका जैविक बायोलॉजिकल जो है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा में आपका रचनात्मक जो सृजनात्मकता भी इसको बोलते हैं या क्रिएटिव भी बोलते हैं, और चिंतन, ये सब मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा हो गया। और तीसरा आपका सामाजिक अभिप्रेरणा हो गया, प्रतिष्ठा, समाज आपका सामाजिक अभिप्रेरणा में आ गया। अब देखिए लिखा हुआ है अभिप्रेरणा का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या महत्व है। लिखा हुआ है अभिप्रेरणा का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्व है। पहला है शिक्षक पुरस्कार, प्रशंसा, दंड तथा निंदा आदि अभिप्रेरकों का प्रयोग करके बालक के व्यवहार में नियंत्रित, निर्देशित तथा परिवर्तित कर सकता है। मतलब शिक्षक क्या करता है, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड तथा निंदा आदि अभिप्रेरकों का उपयोग करके बालक के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित तथा परिवर्तित कर सकता है। दूसरा आपका है कि अभिप्रेरणा द्वारा शिक्षक बालकों में चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है। समझे। तीसरा आपका है कि शिक्षक अभिप्रेरणा के द्वारा छात्रों में ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न करता है। फिर आपका चौथा है कि अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का एक सशक्त माध्यम है। मतलब बिना अभिप्रेरणा के आप सीख नहीं सकते हैं। समझे। अगले का है कि विद्यालय लक्ष्य की प्राप्ति में अभिप्रेरणा का प्रमुख हाथ होता है। फिर आपका अगले का है अभिप्रेरणा के द्वारा छात्र में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, जो छात्र को पाठ्य वस्तु के ध्यान लगाने में सहायता करता है। फिर आपका अगले का है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यानी मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। फिर आपका अगले का है कि बच्चों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को रुचिपूर्ण क्रियाशील शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। फिर आपका अगले का है कि अध्यापक को छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाने तथा अनुशासनहीनता की भावना को हटाने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। फिर आपका है अभिप्रेरणा बढ़ाने के विभिन्न विधि। हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का आधार होता है। मतलब अधिगम क्या, जो अभिप्रेरणा क्या होता है, अधिगम का बेस है। बिना, वही बोला कि बिना आप अभिप्रेरणा का सीख नहीं सकते हैं। लिखा है बच्चों में अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधि है। पहला है पुरस्कार एवं दंड। लिखा है शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार एवं दंड का विशेष महत्व होता है। समझे। मतलब बच्चा को पुरस्कार दे दीजिएगा तो बच्चा जल्दी मोटिवेट होगा, जल्दी पढ़ने लगेगा। दंड मारने से भी बच्चा पढ़ने लगता है, अपने लक्ष्य को अति करने लगता है। दूसरा है सफलता एवं असफलता। लिखा हुआ सफलता एवं असफलता भी अभिप्रेरणा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब कोई प्रतिभाशाली छात्र असफल हो जाता है तो वो अपनी असफलताओं को चुनौती मानकर सफल होने का प्रयास करता है। तो वही सफलता सामान्य विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास उत्पन्न करती है, जिसके आधार पर अपनी योग्यता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करता है। फिर आपका अगला है तीसरा है प्रशंसा तथा निंदा। प्रशंसा तथा निंदा अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण घटक है। देखिए मान लीजिए कोई आदमी को प्रशंसा कर दीजिएगा कोई बच्चा को, तो क्या करेगा, पढ़ने लगेगा, कहेगा हाँ कि प्रशंसा के लिए। मान लीजिए अब कोई लड़की को दिखाने के लिए बहुत लड़का पढ़ता है, अपना प्रशंसा, अपना एक अथी बनाने के लिए, क्लास में एक अथी बनाने के लिए। और निंदा, मान लीजिए कोई बच्चा को आप कोई लड़की के सामने उसका निंदा कर दिए, समझे, तो वो भी उससे भी पढ़ने लगता है स्टूडेंट। समझे। फिर आपका अगला है प्रतियोगिता एवं तथा सहयोग। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में कक्षा के अनुसार प्राय एक दूसरे से अधिक अंक प्राप्त करने की होड़ लगी होती है। अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर प्रतियोगिता की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब हम उससे कम है इसलिए बच्चा और अधिक पढ़ता है, जिससे मोटिवेट होता है। समझे। तो इसी के आधार पर वह अभिप्रेरित होता है। और देखिए ये तो आपका क्या हो गया कि प्रतियोगिता। और सहयोग करने का मतलब होगा, मान लीजिए आप तेज रहिए तब ना आपसे कोई पूछने आएगा, तो एक सहयोग वाला अथी बात रहेगा। तो उससे क्या होगा बच्चा की, मान लीजिए मेरे कॉलेज में एक एग्जाम्पल हम बताते हैं कि मेरा एक दोस्त था, तो उसकी मतलब दोस्त थी, एक लड़की थी, तो उसको हम पढ़ाते थे। समझते, उसको बहुत ख़राब लगता था। अब इसके चलते वो क्या किया कि वो घर से ऊपर क्या है कि नहीं, हम कॉलेज से हम पढ़ाएंगे। समझे। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि इससे भी आदमी मतलब पढ़ने लगता है। फिर आपका एलका है नवीनता। मतलब नया चीज़ सीखने की इच्छा जो होती है वो भी मोटिवेट करता है आदमी को। तो वही कह रहा है कि विद्यार्थी को नवीनता से अभिप्रेरणा मिलती है, जो नवीन कार्य को करने के लिए स्वाभाविक रुचि लेते हैं। फिर आपका अगले का है
प्रगति का ज्ञान, मतलब नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। लिखा है छात्र किसी विषय में किस सीमा तक अभिप्रेरित हो सकते हैं या किस इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपनी प्रगति का कितना ज्ञान है। मतलब प्रगति ज्ञान रहेगा तो आप कोई चीज़ को जल्दी सीख लीजिएगा। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में कोई भी छात्र अपने लक्ष्य को बिना अभिप्रेरणा के माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकता है। हम ये भी जानते हैं कि अधिगम के लिए सर्वाधिक जरूरत अभिप्रेरणा की होती है। बिना अभिप्रेरणा के कोई भी व्यक्ति जल्दी अधिगम नहीं कर सकता है। थैंक यू। बहुत थोड़ा लंबा वीडियो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़िए आराम से और आराम से अच्छा नंबर लाइए। तो थैंक यू।